हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन ऑफ मनी का पार्ट है, जिसमें आज हम कवर करेंगे लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। दोस्तों, नॉन लीगल टेंडर मनी को एक इकोनॉमिस्ट थे जो एक हिसाब से एक प्रोफेसर भी थे, जिन्होंने नॉन लीगल टेंडर मनी को ऑप्शनल मनी का भी नाम दिया था। उन प्रोफेसर या इकोनॉमिस्ट का नाम था रॉबर्टसन। आइए शुरुआत करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं लीगल टेंडर मनी के बारे में और जानते हैं लीगल टेंडर मनी क्या होता है। नॉर्मली लीगल टेंडर मनी वो पैसा होता है जो देश की सरकार इश्यू करती है और देश के निवासी उसे एक्सेप्ट करते हैं एज अ मींस ऑफ पेमेंट, ताकि वो अपने डेट्स को डिस्चार्ज कर सकें, जो भी उन्होंने कर्ज ले रखा है उसे पे ऑफ कर सकें लीगल टेंडर मनी द्वारा। ठीक है। इंडिया का जो लीगल टेंडर मनी है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, जो रुपीज है। हर देश की करेंसी अलग होती है, जिसे अकाउंटिंग मनी भी कहते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर यूएस डॉलर होता है, बांग्लादेश में टका होता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया होता है। तो हर देश की करेंसी अलग होती है जो उस देश का सेंट्रल बैंक इशू करता है। तो इंडिया में रुपीज है लीगल टेंडर मनी, जिसे इस देश के निवासी एक्सेप्ट करते हैं एज अ मींस ऑफ पेमेंट, ताकि वो अपने डेट्स जो भी कर्ज ले रखा है उसे डिस्चार्ज कर सकें। आगे इन्होंने कहा कि इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, तो ये जो पैसा है ये कंपलसरी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर का सिग्नेचर होता है। वो साइन है तो उस नोट की वैलिडिटी है, अगर वो साइन नहीं है तो वो पैसा इलीगल है, एक हिसाब से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब पावर किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर की पावर है, वही उस करेंसी में वैल्यू क्रिएट करता है। आगे इन्होंने कहा कि जितने भी नोट्स और कॉइन्स गवर्नमेंट इशू करती है, सेंट्रल बैंक इशू करता है किसी भी देश का, वो कंपलसरी लीगल टेंडर होता है उस पर्टिकुलर देश का। ठीक है। अब लीगल टेंडर मनी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। आइए इसको भी डिटेल में समझते हैं। लीगल टेंडर मनी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अगर हम बात करें लिमिटेड लीगल टेंडर की, तो लिमिटेड लीगल टेंडर वो पैसा होता है जिसमें जो पेमेंट्स होता है वो लीगली एक सर्टेन लिमिट तक किया जाता है। जैसे जितने भी कॉइन्स हैं 50 पैसे के डिनोमिनेशंस के, इंडिया के अंदर वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, क्योंकि उसका जो पेमेंट है वो एक लिमिट तक आप कर सकते हैं। पेमेंट्स इन देम कैन बी मेड अप टू लिमिट ऑफ ₹25। अच्छा, ये जो कंटेंट है ये किसी पुरानी बुक से लिया गया है। इसका अपडेटेड मैं आपको बता दूं, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के बंद हो चुके हैं। अब जितने भी कॉइन्स है, चाहे ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और अब तो ₹20 का भी कॉइन आ गया, तो ये जो कॉइन्स में जो भी आप पेमेंट करेंगे, ये सारे के सारे लिमिटेड लीगल टेंडर हैं कॉइन्स। और इसका मैक्सिमम पेमेंट आप ₹1000 तक कर सकते हैं। ठीक है। 1000 के बाद सामने वाली पार्टी अगर एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो ठीक है, दैट इज लिमिट। ₹1000 तक की लिमिट है कि आप कॉइन्स में पेमेंट कर सकते हैं। उसके आगे सामने वाली पार्टी मना कर सकती है, तो उसके आगे आपको फिर करेंसी नोट्स में या फंड ट्रांसफर के थ्रू ही पेमेंट करना होगा। तो दिस इज लिमिटेड लीगल टेंडर। दूसरा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। बेसिकली लिमिटेड लीगल टेंडर जो होता है ना, वो छुटपुट खर्चों के लिए होता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है? जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जो भी करेंसी नोट्स है वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। इन्होंने कहा कि अ मनी इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर व्हेन द पेमेंट कैन बी मेड इन इट लीगली इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज। भाई, आप हमको एक ट्रक भर करके पैसा दे दो, करेंसी नोट्स दे दो, हम तो कभी मना नहीं करेंगे। आप मना करेंगे? तो वही चीज यहाँ पे है कि जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है वो करेंसी नोट्स हैं हर डिनोमिनेशन के, चाहे वो ₹5 हो, चाहे वो ₹10 है। ध्यान दीजिएगा, मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ₹10 हो, ₹20 हो, ₹50 हो, ₹100 हो, ₹200 हो, ₹500 हो या 2000। वैसे 2000 का नोट प्रिंट होना तो बंद हो गया, फिर भी कभी कभार दिख जाता है। तो ये सारे के सारे जो जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला ऑल पेपर नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ ₹1 आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर इन इंडिया। अभी ₹1 के सिक्के को हम लिस्ट से हटा देते हैं, क्योंकि अब ये लिमिटेड लीगल टेंडर हो गया, टाइम के हिसाब से चीजें चेंज हुई हैं। पीपल हैव टू एक्सेप्ट पेमेंट्स इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज इन नोट्स, नॉट इन दीज कॉइन्स। ठीक है। सिर्फ नोट्स में एक्सेप्ट करने का। ठीक। लोग एक्सेप्ट करेंगे भी, कोई मना थोड़ी करेगा। आगे बढ़े। अब बात करते हैं नॉन लीगल टेंडर, जिसे हम ऑप्शनल मनी भी कहते हैं। मैंने बताया था ऑप्शनल मनी, ये जो नाम दिया था ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर रॉबर्टसन या इकोनॉमिस्ट रॉबर्टसन कह दीजिए। इन्होंने नॉन लीगल टेंडर को ऑप्शनल मनी का नाम दिया था। इन्होंने कहा कि money which does not possesses any legal authority of the state or the central bank is non-legal tender।
ऐसा मनी, ठीक है, जिसके पास एज सच कोई लीगल अथॉरिटी किसी देश की सेंट्रल बैंक की या सरकार की नहीं है, उसे हम नॉन लीगल टेंडर कहते हैं। रॉबर्टसन ने इसे ऑप्शनल मनी कहा था। जैसे बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स एसेट्रा इज नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर का मतलब उसका एक्सेप्ट करना कंपलसरी नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, देश के निवासी उसे एक्सेप्ट करते हैं। नॉन लीगल टेंडर का मतलब उसका एक्सेप्टेंस सामने वाले की चॉइस के ऊपर है कि वो चेक लेना चाहे या ड्राफ्ट लेना चाहे तो ले सकता है, अगर वो मना करना चाहे तो वो मना कर सकता है। आपने कोई भी सामान खरीदा और आप सोच रहे हैं कि आप चेक में पेमेंट करें, सामने वाले ने मना कर दिया, नहीं भैया हमको चेक में नहीं चाहिए, या तो अकाउंट में ट्रांसफर करो या तो कैश दो। तो यही चीज है चेक और ड्राफ्ट के साथ। क्या चेक वैल्यूएबल है? बिल्कुल वैल्यूएबल होता है भैया, अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो चेक और ड्राफ्ट भी वैल्यूएबल है। तो इसे हम एक हिसाब से नॉन लीगल टेंडर कहते हैं। आगे इन्होंने बोला कि पीपल आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच मनी बिकॉज देर इज नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड देयर इशू। कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। आरबीआई में आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है, दैट इज लीगल सैंक्शन। ठीक है। इन्होंने कहा बिसाइड चेक्स एंड ड्राफ्ट्स देर आर मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ ऑप्शनल मनी सच एज टाइम डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, पोस्टल सर्टिफिकेट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्सेट्रा। तो चेक्स और ड्राफ्ट को छोड़ करके बहुत अलग तरीके के भी ऑप्शनल मनी होते हैं। जैसे टाइम डिपॉजिट हो गया। टाइम डिपॉजिट आप समझते हैं, जैसे बैंक में 4 तरीके के खाते होते हैं, एक सेविंग्स अकाउंट हो गया, एक करंट अकाउंट हो गया। इन दोनों को छोड़ करके जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है और जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, जो लंबे समय के लिए होता है। रिकरिंग डिपॉजिट मिनिमम 6 महीने के लिए होता है और मैक्सिमम 10 साल के लिए होता है। फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 7 डेज के लिए होता है और मैक्सिमम 10 साल के लिए होता है। तो ये दोनों टाइम डिपॉजिट की कैटेगरी में आते हैं। बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, पोस्टल सर्टिफिकेट्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सारी की सारी चीजें ऑप्शनल मनी की कैटेगरी में आती हैं। इसे ऑप्शनल मनी के साथ साथ नियर मनी भी कहा जाता है और मनी सब्सटीट्यूट्स भी कहा जाता है कि भाई अगर पैसा नहीं है तो कई जगह पे चेक ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, आप दे दीजिए। और अगर वो गलती से बाउंस हो गया तो उसकी पेनल्टी अलग होती है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा क्राइम है, नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो एक्सेप्टेबल है। आगे इन्होंने बोला दे आर ऑलमोस्ट परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज ले ली तो भाई उसके लिए आपने पेमेंट किया, तो वो एक तरीके का पैसा ही है जो जैसे आपने स्टोर करके रखा है और उसकी वैल्यू बढ़ रही है समय के हिसाब से। अगर आप अपने पास पैसा रखते हैं या बैंक में पैसे रखते हैं तो पैसे की वैल्यू घटती है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो आपके पैसे की वैल्यू घट रही है। लेकिन अगर आपने पोस्टल सर्टिफिकेट्स ले लिया, ट्रेजरी बिल या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिवेंचर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो पैसे की वैल्यू भी रहेगी और धीरे धीरे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी भी। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टोर ऑफ वैल्यू। आगे कहा गया है द पोजेसेस मनीनेस और लिक्विडिटी। भाई उसके अंदर लिक्विडिटी होती है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर उसे कैश करवा सकते हो, इन कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं होता, लेकिन ज्यादातर चीजें 30 दिन के अंदर अंदर इन कैश कर ली जाती है। आगे अच्छा, इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो भाई उस पर आप लोन ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी वो इन कैश हो गया। 80 to 90% आपकी पॉलिसी वैल्यू का लोन मिल जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी इन कैश हो गया एक हिसाब से। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो वहीं पे आप अपनी पॉलिसी की ब्याज पे लोन ले सकते हैं, तो एक हिसाब से उसमें भी लिक्विडिटी है ही है, ठीक है। आगे इन्होंने बोला दे ऑल्सो यील्ड इनकम। तो ये जो ऑप्शनल मनी है, मनी सब्सटीट्यूट है, ये भी आपको पैसा कमा करके देता है। आगे कह रहे हैं कि दे इकोनोमाइज इन द यूज ऑफ करेंसी। इससे आप जो हमारी करेंसी है उसे बार बार प्रिंट नहीं करना पड़ता, उसको यूज करना थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन इन्होंने कहा बट दे डू नॉट हैव एनी लीगल स्टेटस। इन सारी की सारी मनी का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई बॉन्ड है और आप किसी सेकंड पर्सन को आप दे रहे हैं बॉन्ड, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला पार्टी उसे एक्सेप्ट करे, हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे। और आप बॉन्ड या डिवेंचर्स ऐसे किसी को दे नहीं सकते, आपको उसे कंपनी को देना होगा, फिर उनके नाम पे ट्रांसफर कराना होगा, तो इसका एज सच कोई लीगल स्टेटस नहीं है। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।